Morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is हिंदी क्लास. तो बच्चों 11th और 12th की हिंदी चल रही थी हमारी. हिंदी व्याकरण चल रहा था और उसमें मैं आपको अलंकार करवा रही थी. हमारा जो उत्प्रेक्षा अलंकार था वो कंप्लीट हो चुका था. कंप्लीट नहीं हुआ था. मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझा दिया था. अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आएगा वो मानो, मनु, मनुहु, जनुहु, जानो, ज्यों, मनो, यथा, जनु, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो पंक्तियों में दिए हुए होंगे. ठीक है. और अब देखिए यहाँ पर अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद पढ़ते हैं. तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. उत्प्रेक्षा अलंकार है के बेटा 3 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के. फर्स्ट है वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वस्तुत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है. अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब कि सिर्फ उपमा नहीं दी गई है, यहाँ पे वो मान ही लिया है कि जैसे जो अगर मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपका मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, तो सिर्फ समान नहीं है, आपका मुख ही चंद्रमा है, मतलब कि उसको मान ही लेना क्या कहलाता है. अब यहाँ पे जो वस्तु दी गई है, वस्तुत्प्रेक्षा में क्या होता है, वस्तु आती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है. जैसे प्राण प्रिया मुख जगमगे, नीले अचल चीर, मनहु कला निधि झलमले, कालिंदी के नीर. अब देखिए यहाँ पर जो कला निधि की मुख में जो कला निधि तथा नीले अंचल चीर में कालिंदी के नीर की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा है. अर्थात मुख को तो क्या मान लिया गया है, कला निधि मान लिया गया. कला निधि यानी जो कलाओं में निपुण हो. और नीले अचल चीर को क्या मान लिया गया है, कालिंदी के तीर, यानी कालिंदी हमारी जो नदी है उसका किनारा मान लिया गया है, मतलब मान ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा है. उसी प्रकार हेतुत्प्रेक्षा में जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात अकारण को कारण मान लिया जाए, वह हेतुत्प्रेक्षा है. मतलब देखो कहने का मतलब क्या है कि मतलब कारण वो नहीं है, अकारण ही किसी को कारण मान लिया जाता है, तो वहाँ पे हेतुत्प्रेक्षा माना जाता है. जैसे मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए. अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नायिका के पैरों के लाल होने का कारण कठिन आंगन पर चलना माना है, बल्कि में अकारण ही मान लिया गया है. अब आप देखिए कि कैसे हो सकता है कि जो यहाँ पे नायिका है उसके जो पैर वो जो लाल हो गए हैं वो कठोर आंगन की वजह से हो गए हैं, ऐसा मान लिया गया है, मतलब अकारण ही हो गया ना. यहाँ पे कभी आंगन के कारण किसी के पैर लाल होते हैं क्या, लेकिन अकारण ही उसको कारण मान लिया गया है. तो यहाँ पे इस तरीके का अगर यहाँ पे आपस पंक्तियाँ आ जाए तो वो किस में आएगा, हेतुप्रेक्षा में आएगा. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फलोत्प्रेक्षा. फलोत्प्रेक्षा में देखिए जहाँ अफल में फल की संभावना की जाती है, फल यानी जो हमें कर्म प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो फल जो उद्देश्य नहीं होता, ठीक है, उसे फल या उद्देश्य मान लिया जाता है. ठीक है. जैसे कि देखिए नित्य ही नहता शीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से. अब यहाँ देखिए कलाधर यहाँ पे चंद्रमा है और शीर सिंधु में स्नान करने का जो उद्देश्य प्रयोजन फल है वो नायिका के मुख की समानता प्राप्त करना माना गया है, जबकि चंद्रता के क्षीर सागर में नहाने का प्रयोजन यह है कि चंद्रमा की उत्पत्ति ही क्षीर सागर में हुई है. तो देखिए अतः यहाँ अफल में फल की संभावना के कारण फलोत्प्रेक्षा अलंकार है. कहने का क्या मतलब है, ये तो बिल्कुल सही है कि चंद्रमा के क्षीर सागर में नहाने का क्या प्रयोजन है कि चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर सागर में हुई है, लेकिन नायिका को भी यहाँ पर क्या बताया गया है, उसकी मुख की समानता इसके स्थान पे कर दी गई है. क्षीर सिंधु में स्नान करने का उद्देश्य बता दिया गया है कि जो नायिका है उसका भी जो मुख है वो पूरा क्या है, चंद्रमा ही है, इसलिए वो क्षीर सागर में नहा रही है. तो यहाँ पे फल क्या है, यहाँ पे जो फल नहीं मिल रहा है लेकिन फल की इच्छा बताई गई है, तो इस प्रकार का जो भी आएगा वो किस में आएगा, फलोत्प्रेक्षा में. उस प्रकार देखिए उदाहरण अलंकार. अब यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ होता है बेटा, जैसे एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, मतलब एक बात तो कह देते हैं बट उसको क्लियर करने के लिए एक उदाहरण स्वरूप एक बात और कही जाती है, तो उसे हम वो हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा उदाहरण अलंकार में. जैसे देखिए दोनों उपमान वाचक शब्द जैसे जो मिस आदि से जोड़ दिया जाए वह उदाहरण अलंकार होता है. देखिए नीकी में फीकी लगे बिन अवसर की बात,
है ना, कि नीकी में फीकी लगे, कि अगर बिना अवसर के हम कोई बात करते हैं तो वो फीकी होती है। जैसे अब देखो इसका उदाहरण कैसे दिया गया है, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। जैसे मान लो इसमें क्या कहा गया है कि अवसर के बरनत युद्ध में, कि अगर युद्ध का अवसर हो और उस समय आप श्रृंगार की बात करो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे इसके उदाहरण के द्वारा इस वाली लाइन को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका ऊपर वाले की जो पंक्ति है उसका उदाहरण यहाँ पर नीचे बताया गया है, जिसके कारण ऊपर की पंक्ति को हम अच्छे से समझ सके। तो इस तरीके के अगर जो पंक्तियाँ या फिर श्लोक आपके सामने आते हैं तो वो कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, ठीक है, विरोधाभास अलंकार। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे विरोध ना होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है कि यहाँ पे विरोध ना होने पर भी, कि अगर कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा उसके बाद में विरोध की प्रतीति होती है। अर्थात कवि शब्दार्थ की योजना इस प्रकार करता है कि सुनते ही पदार्थ में विरोध प्रतीत होने लगता है, किंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध शांत हो जाता है। कहने का मतलब ये क्या है कि हमें शब्दार्थ से, शब्द के अर्थ से तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर विरोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जब हम उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं तब वह विरोध शांत हो जाता है। वहीं इसलिए वहाँ पर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे डूबे सब अंग। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत दोहे की द्वितीय पंक्ति में बताया गया है कि वाद संगीत कवित का रस मधुर राग और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबे वह डूब गए, तथा जो डूब गए वे तिर गए। तो यहाँ पे देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, ये मतलब कौन डूब रहा है कोई नहीं डूब रहा है, लेकिन यहाँ पे विरोध सा प्रतीत हो रहा है। परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि जिन्होंने गहराई में बैठकर आनंद लिया उनका जीवन सफल हो गया, तथा जो गहराई में गोता नहीं लगा सके उनका जीवन क्या हो गया, निष्फल हो गया। तो यानी अर्थ पर हमें इसका पूरा जो संभावना है वो अच्छे से समझ में आ जाती है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये 8 जो अलंकार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अब क्या करने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएंगे, और ठीक है उसके बाद में अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको करने हैं नोटबुक में अपनी में। जैसे अलंकार की परिभाषा लिखिए, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार अलंकार के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के होते हैं अलंकार, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये 2 करने हैं आपको। उसके बाद में फिर आपको पूरा का पूरा जो आपने अलंकार किया है उसी में ही आपके क्वेश्चन आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपका अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अपनी ये नोटबुक में पूरा अलंकार का टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।